स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपको स्वागत है। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर में जो एक्सटेंशन है आपका उसके बारे में। ये क्वेश्चन मैंने सभी डिस्कस कर चुका हूँ, इस पर दो वीडियो में बना चुका हूँ। आज हम बात करेंगे जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और आपके जो 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन की। जो 5 नंबर के क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन का उद्देश्य क्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। सबसे पहले मैं हिंदी में बात करूँगा, इसी क्वेश्चन का आंसर मैं फिर इंग्लिश में दूंगा। अभी हिंदी में हम बात कर लेते हैं। हिंदी में विस्तार शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, एक्सटेंशन एजुकेशन का, जो एक्सटेंशन एजुकेशन होती है उसका क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, विस्तार शिक्षा का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनके प्राकृतिक संसाधन भूमि, जल, पशुधन को सही तरीके से उपयोग करने में सहायता करके उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। यानी कि अगर इसे मैं समझाने की कोशिश करूँ तो एक लाइन थी। अब जो एक्सटेंशन एजुकेशन जो होता है उसका जो बेसिक उद्देश्य जो होता है, मूल उद्देश्य क्या होता है, जो गांव होता है, गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन होते हैं जो प्रकृति ने हमें फ्री में दिए हैं। जैसे भूमि दिया है, जल दिया है और पशुधन हो सकता है कि अब पैसे वगैरह, अब तो गाय वगैरह खरीदने के लिए पैसे लेना पड़ता है, लेकिन ये पहले क्या था, एक प्राकृतिक संसाधन ही थी। तो इनका सही तरीके से उपयोग करके अच्छी तरह से अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाना था। ये एक उद्देश्य था विस्तार शिक्षा का या एक्सटेंशन एजुकेशन का, ठीक है। दूसरा उद्देश्य आपका है ग्रामीण लोगों को कृषि उत्पादन बढ़ाने, मौजूदा ग्रामीण शिल्प और उद्योगों में सुधार लाने के लिए अपने परिवार और गाँव की योजना बनाना है और उस पर कार्य करने में सहायता करना। कह रहा है कि जो ग्रामीण लोग हैं वे क्या कहते हैं भाई, उनके पास कृषि उत्पादन एक ऐसी चीज़ है, यानी कि एग्रीकल्चर ही है वे जो प्रोड्यूस करते हैं। तो एग्रीकल्चर को क्या करना है, उस प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ग्रामीण शिल्प यानी कि गाँव में जो छोटे छोटे शिल्प कलाकार होते हैं शिल्प, उसको सुधारना है और अपने परिवार और गाँव की योजनाओं को, या एक योजना बनानी है गाँव की और परिवार की, और उस पर कार्य करना है या एक दूसरे की सहायता करना है। अगर दूसरी बात की लाइन करूँ, दूसरी इसकी लाइन के बारे में बात करूँ तो ग्रामीण लोगों के कृषि उत्पादन को बढ़ाना, उनके कारोबार कैसे बढ़ेगा उस योजना को तैयार करना था। उसके बाद है गांव में परिवार की जीवन स्थिति में सुधार के लिए न्यूनतम स्वास्थ्य, मनोरंजन, शिक्षा, आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी मदद मिलनी चाहिए। इस तरह का उद्देश्य होना चाहिए कि भाई गाँव में जो लोग रहते हैं उनके परिवार, उनका जीवन स्थिति में सुधार होना चाहिए, ठीक है, उनका स्वास्थ्य सही होना चाहिए, मनोरंजन और शिक्षा और आवास सुविधा के बारे में भी मदद मिलनी चाहिए। विस्तार शिक्षा का मूल उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण लोगों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा का मूल उद्देश्य यही होता है कि ग्रामीण लोगों को जो आर्थिक या सामाजिक संस्कृति है उसके बारे में उसको बताना, उसका विकास करना। इसका विशिष्ट उद्देश्य लोगों का विकास करना होता है, ठीक है, लोगों का विकास ही एक्सटेंशन एजुकेशन कहलाता है। और बाकी अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर भी और देख सकते हो, उद्देश्य यहाँ भी है, किसानों को वह ज्ञान और सहायता प्रदान करना जिससे वे अधिक कुशलता से खेती कर सके, उनकी आय में वृद्धि हो सके। नंबर 2, विभिन्न व्यवसाय में उत्पादन बढ़ाने के लिए परिवार और गाँव की योजना बनाना और उन्हें लागू करने में सहायता करना। बेहतर पारिवारिक जीवन के लिए सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है, मतलब वो पारिवारिक जीवन उनका सही तरीके से हो जाए, उसमें जो भी फैसिलिटी वगैरह जो भी सुविधाएं मिलती है उसको प्रदान करना लोगों को। किसानों को अपना भोजन स्वयं उगाने के लिए प्रोत्साहित करना कि आप अपना खेती खुद कीजिए, दूसरों पे से मत कराइए। अच्छा खाओ और अच्छा खिलाओ, अच्छा खाओ और अच्छा जियो, ये अपनाना चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लिख सकते हैं वहाँ पर एग्जाम में। लोगों के बीच बेहतर सामाजिक प्रकृति, मनोरंजन, बौद्धिक और आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाना है। ग्रामीण लोगों के लिए नए अवसर खोलना ताकि वे क्या कर सके, नेतृत्व कर सकते हैं, परिवार के सदस्यों को ग्रामीण जीवन के अवसरों, सुंदरता, विशेष दरों की अधिकता सहराने के लिए उसे दुनिया के बारे में अधिक जानकारी के बारे में उसको बताना, दुनिया की जानकारी भी उसको देना।
ठीक है। ऐसे ग्रामीण नागरिकों का निर्माण करना जो अपना व्यवसाय गर्व से करते हैं, गर्व करते हैं, मतलब जो मैं काम करता हूँ एग्रीकल्चर जो मैं काम करता हूँ टू बी प्राउड, तो मुझे किसी पर गर्व है, मुझे अपने आप पर गर्व है। इस तरह की सोच आप अपने अंदर रखना, स्वतंत्र होना, दृष्टिकोण, रचनात्मक, बहुत सारी चीज़ें हैं और उनके दिल में और घर में देश के लिए प्यार हो जाए, इस तरह से उद्देश्य हैं। ये सभी मैंने इन सभी उद्देश्य के बारे में मैंने बात कर ली है, ये आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब इंग्लिश में देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। The basic objective of the extension education is the rise of the standard of the people living of the rural areas by helping them using their natural resource. ओके, नेचुरल रिसोर्स की सहायता के द्वारा उनके लोगों की बेसिक जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, बेसिक जो उद्देश्य होते हैं, पीपल जो लोग, जो ग्रामीण लोग रहते हैं, उनके जीवन स्तर को सुधारना होता है, ठीक है। कैसे सुधारोगे? भाई भूमि से, वाटर से एंड लाइव स्टॉक से। ओके, ये सब चीज़ें हैं, इनके द्वारा भी है। सेकंड है रूरल पीपल आर हेल्प्ड इन द प्लानिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फैमिलीज ऑफ विलेज। ग्रामीण लोग एक सहायता से हैं, नहीं, ग्रामीण लोग आपस में मिलकर ही क्या बनाएंगे, प्लानिंग बनाएंगे, उसे इम्प्लीमेंट करेंगे कहाँ पर, फैमिली और विलेज में, ठीक है। जिससे क्या होगा, जिससे इंक्रीजिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा, इम्प्रूव द विलेज क्राफ्ट होगा, ठीक है, इंडस्ट्री क्राफ्ट होगी, जो इंडस्ट्री जो क्राफ्ट वगैरह होते हैं वो डेवलप होगी। It should help in providing the minimum health, recreation, education and the housing facility for the improving the family living condition in the village, ठीक है। तो ये आप इससे क्या होगा कि वे उनको मिनिमम न्यूनतम हेल्थ की सुविधाएं मिल सके, मनोरंजन मिल सके, एजुकेशन वगैरह मिल सके, तो ये सब सभी तरह की फैसिलिटी वगैरह उसको अवेलेबल हो जाए। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव एक्सटेंशन एजुकेशन द डेवलप द रूरल पीपल। ग्रामीण लोगों के विकास का विकास ही क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कहलाता है। द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इज द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है। जो इसका विशिष्ट उद्देश्य है वो क्या है, लोगों को विकास करना है। ऑब्जेक्टिव की बात करें आगे, कुछ यहाँ पर भी लिखा है, टू प्रोवाइड द फार्मर द नॉलेज एंड द हेल्प दैट विल इनेबल इन हिम टू फार्म मोर एफिशिएंटली एंड टू इंक्रीज द इनकम, हिज इनकम। फार्मर्स को नॉलेज देना, सहायता करना, इसके लिए ताकि वो अपनी इनकम को इंक्रीज कर सके, प्लानिंग करना, उसको इम्प्लीमेंट करना लोगों में और अपने परिवार में और गांव में, ताकि उसके इंक्रीज प्रोडक्शन हो सके, ऑक्यूपेशन में इंक्रीज प्रोडक्शन। तीसरे हैं टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ द बेटर फैमिली लिविंग, ठीक है, अच्छा जीवन स्तर सुधार हो जाए उसमें। इंकरेज द फार्मर्स को इंकरेज करना चाहिए, ठीक है, अच्छे जीवन जीने के लिए। टू प्रमोट द बेटर सोशल नेचुरल रिक्रिएशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का क्या उद्देश्य है। देखो, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक ईजी सब्जेक्ट नहीं है। लोगों को, बच्चों को लग रहा है कि एक ईजी सब्जेक्ट है, ईजी सब्जेक्ट नहीं है। आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप इसमें गलत तरीके से नहीं लिख पाओगे, ठीक है। इसमें इससे आपको अच्छे से भी लिखना पड़ेगा। हिंदी में है, क्वेश्चन देख, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है, ये लिखना था आपको।
उचित क्षेत्रों में जिन उनके अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन के लिए प्रौद्योगिकियों का सृजन किया जाता है। इनमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण यानी TOT शामिल हैं, जो विस्तार सेवा के लिए महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। खेती उत्पादन क्षमता और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए किसका प्रयोग जरूरी है? प्रौद्योगिकी ट्रांसफ़र की आवश्यकता होती है, यानी कि आप ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करेंगे खेती में। जैसे ड्रोन का प्रयोग आप हो रहा है आजकल, पेस्टिसाइड उसके द्वारा स्प्रे किया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है खेतों में, भाई खेतों का ध्यान रखा जा रहा है, कोई जानवर वगैरह तो नहीं है। इस तरह से में जो टेक्नोलॉजी अपना रही है, यानी कि टेक्नोलॉजी उनका कैसे, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसका किसान में या आप एग्रीकल्चर में वो कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। ब्रुक्स की बात करें तो 1966 में उन्होंने क्या कहा था? प्रौद्योगिकी साधन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जिसके द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को मानवीय गतिविधियों के माध्यम से फैलाया जाता है। सेड ने कहा TOT का अर्थ शोध, निष्कर्ष या प्रौद्योगिकी को प्राप्त या किसानों के द्वारा सौ खेती में वास्तविक अभ्यास में अनुवाद करना है। इसका तात्पर्य है उत्पन्न प्रौद्योगिकियों का परीक्षण, मूल्यांकन और उसके परिणाम स्वरूप अपनाना। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के घटक निम्न अनुसार सूचीबद्ध हैं, जिसे आप नंबर 1 बात कर सकते हैं, विज्ञान या वैज्ञानिक जानकारी। दूसरा प्रसार, उसको फैलाना। उसके बाद एप्लीकेशन, उसका उपयोग करना। उसके बाद उसको अपनाना, और उसके बाद है उसका बेहतर उत्पादन करना। ये 5 कीवर्ड्स हैं ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में। ये 5 चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है। ये आप लिख दो, जितना भी आप लिख सकते थे इतना अगर आपने लिख दिया तब भी बहुत है। किसी तकनीकी को समाज के लिए उपयुक्त तकनीकी के रूप में देखा जा सकता है यदि उसका डिज़ाइन उस समाज की वास्तविक ज़रूरतों के लिए प्रासंगिक है, उसका उपयोग उन ज़रूरतों को पूरा करता है, उसकी निरंतरता और विकास समाज की आर्थिक और तकनीकी क्षमता पर आधारित है, जो उसका समर्थन, सेवा, रख रखाव और यहाँ तक कि उसमें सुधार कर सके। खेती में संभावित अपनाने वालों की संख्या बहुत बड़ी है और वे अलग अलग सामाजिक, आर्थिक और परिवहन परिस्थिति में रहते हैं। इसके लिए खेती में स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी का अधिक उपयुक्त होता है, अधिक उपयुक्त है। अब मैं बात कर देता हूँ ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के बारे में ये बात ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, विज्ञान के द्वारा डेवलप कर रहे हैं, विज्ञान साइंस के द्वारा डेवलप कर रहे हैं कोई भी टेक्नोलॉजी। रिमोट सेंसिंग आपने देखा होगा, रिमोट सेंसिंग की तरह ड्रोन के बारे में आपने देखा होगा, ड्रोन वगैरह जो होते हैं, जो जितनी भी सारी की सारी ये टेक्नोलॉजी हैं, उस टेक्नोलॉजी को हम अपने खेत में लाए, अपनी खेती में ट्रांसफ़र करें, ताकि हम क्या कर सकें, एक अच्छा उत्पादन उस कर सकें, किसी में सुधार कर सकें, खेती के उत्पादन में सुधार कर सके। तो ये सारी की चीज़ें, ये जो भी क्वेश्चन थी इनके, ये सब यही कहने की बात हो रही है कि ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का मतलब यही होता है कि आप किसी टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस करो, उसको बाद में फैलाओ, पहुंचाओ जहां तक उसकी मतलब उसकी ज़रूरत है। तो आपने देखा होगा स्प्रे करने वाली आजकल मशीनें आती हैं, आप पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, सीड सोविंग वाली भी मशीनें आती हैं। आपने लेवलिंग वाला देखा होगा, खेत को लेवल करने के लिए उसका जो लेवल लगा होता है कि वो बताता रहता है कि कितना लेवल करना है, और ट्रैक्टर घूमता रहता है। दैट इज़ द ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, वो भी तो टेक्नोलॉजी है। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे ही देना था, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, आपको लिखना कितना है इसमें ज़्यादा, ये आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे। और 5 नंबर में पूछा है, ज़्यादा नहीं पूछा है, तो आपको ये 5
आईसीटी टूल्स की बात करें या फिर आप बात करें द रोल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन मीडिया। देखो सोशल मीडिया क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया दैट इज़ बहुत सारे जो लोग होते हैं, पीपल्स होते हैं, उनके जो ग्रुप होते हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और किसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से, जैसे कि आप व्हाट्सएप के द्वारा बात कर सकते हैं, आप ट्विटर के बारे में बात कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम के बारे में बात कर सकते हैं, आप फेसबुक के बारे में बात कर सकते हैं। दैट इज़ द सोशल मीडिया। ओके, यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, सोशल मतलब समाज में रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हें सामाजिक बोलते हैं। ठीक है, तो जो समाज में रहने वाले लोग होते हैं जब आपस में मिलते हैं और आपस में इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, किसके थ्रू, किसी एक इलेक्ट्रॉनिक जैसे व्हाट्सएप के थ्रू हैं, टेलीग्राम के थ्रू, और वो पिक्चर शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, दैट इज़ द सोशल मीडिया। ओके, सोशल मीडिया तो ये क्या है, इसके बारे में अगर आपको सोशल मीडिया की डेफिनेशन चाहिए तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट सोशल मीडिया जब आपसे पूछा गया तो ज़रूर आप इसके बारे में ज़रूर करें। सोशल मीडिया एक वेब बेसिक टूल्स होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अलाउ किए जाते हैं, पर्सनली किए जाते हैं या इनफॉर्मली। ठीक है, क्रिएट किया जाता है, शेयर किया जाता है, रिट्राइव किया जाता है, एक्सचेंज की जाती है इन्फॉर्मेशन को, किसके द्वारा, टेक्स्ट के द्वारा, पिक्चर के द्वारा, वीडियो के द्वारा, दैट इज़ द सोशल मीडिया। ओके, अब सोशल मीडिया क्या है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में, स्कोप ऑफ सोशल मीडिया, द बेसिक फिलोसफी मीडिया फॉर द सोशल इंटरेक्शन, लोगों के बीच में इंटरेक्ट हो सकती हैं, नेटवर्किंग कम्युनिटी के द्वारा, इन क्रॉसिंग या इंटर क्रॉसिंग द रिलेशनशिप। ठीक है, कलेक्ट द पार्टिसिपेशन अमॉन्ग द स्टेक होल्डर। ओके, स्टेक होल्डर को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर, शेयरिंग द ग्रुप रिलेशनशिप, इस तरह से चीज़ें आप बता सकते हैं। हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन का आंसर। डिसमिनेशन ऑफ द एक्सपर्ट एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी टू द फार्मर, ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम, एक्सटेंशन पॉपुलाइज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक 1970s, फेस टू फेस इंटरेक्शन ऑफ द एक्सटेंशन ऑफिसर एंड फार्मर्स। ओके, तो इसमें 1 लाख एक्सटेंशन ऑफिसर इंडिया में आए, एजेंट की बात करें तो इतने में उनको रखा गया। तो ये सब चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा ये तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में बात कर दी है, तो ये हमारा उद्देश्य था। सोशल मीडिया एक्सटेंशन एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टार्ट होता है। सक्सेस इन एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट इन द डिटर्मिनेड बाय द एक्शन ऑफ द मिलियंस ऑफ रूरल फैमिलीज ऑन इंडिविजुअल बेसिस, द हुज डिसीजन आर शेप्ड बाय द इंफॉर्मेशन नॉलेज टेक्नोलॉजी अवेलेबल होता। ठीक है, तो अगर एग्रीकल्चर में सक्सेस करना है और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है तो उसके लिए आप सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे हम इसको इफ़ेक्टिवनेस बना सकते हैं, इसके बारे में बात होगी। कैसे हम इसको जैसे कि आईसीटी वगैरह, सोशल मीडिया बेस्ड एक्सटेंशन, डिलीवरी लोकेशन, स्पेसिफिक फार्मर पार्टिसिपेशन, मतलब ये किस तरह हम डिलीवर कर सकते हैं एक्सटेंशन को, किसी तरह लोगों तक पहुंचा सकते हैं, किसी लोकेशन के माध्यम से, किसी स्पेसिफिक फार्मर्स के पार्टिसिपेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं सोशल मीडिया के द्वारा भी ये हो रहा है। आजकल आप देख रहे होंगे व्हाट्सएप पे आज बहुत सारी चीज़ें हैं, व्हाट्सएप पे बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो एग्रीकल्चर यानी कि प्लांट टैक्स वगैरह होती है, उसकी बीमारी का पता लगा लेते हैं, सिम्टम्स का पता लगा लेते हैं। तो लोगों को बीच में उसको बताना होता है कि भाई ये एक एक्सटेंशन, एक एप्लीकेशन है, आप इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपका डेवलपिंग स्टेज, एस्टेब्लिश स्टेज, ये सारी कुछ स्टेज होती है इसमें। इससे क्या होता है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इससे लोगों की एग्रीकल्चर इफ़िशेंसी इंक्रीज होती है, इम्प्रूव होती है, किसानों की इनकम इंक्रीज होती है, उनका आय बढ़ती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, डिजिटल गैप बिटवीन द रूरल एरिया और मॉडर्न सिटी, उनके अंदर गैप कम हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ भी सोशल मीडिया का प्रयोग किया जा रहा है, वहाँ पर भी डिजिटल चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है, तो किसानों के पास भी डिजिटल प्रयोग है, तो इसलिए इनके जो गैप है, दोनों के बीच में जो अंतर है उसको क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है। एक बार वो देख लेते हैं इसको, द की इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन सर्विस। अगर हम ट्रांसफ़र जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का क्या रोल है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में, उसके बारे में हम बात करें तो यहाँ एक एग्रीकल्चर सर्विस में एक इफ़िशेंसी क्षमता एक डेवलप होती है, फार्मर की इनकम डेवलप होती है। इनकम कैसे डेवलप होगी, इनकम ऐसे डेवलप होगी कि जो लोग आपस में जुड़े होंगे, साइंटिस्ट लोग उनसे जुड़े होंगे,
कि व्हाट्सएप के थ्रू और कि जीमेल के थ्रू या ईमेल के थ्रू या आप जिसकी भी आप ट्विटर के थ्रू आप कह सकते हो, अपनी प्रॉब्लम को वहाँ पर लिख सकते हैं और उनका समाधान भी पा सकते हैं। तो इससे उनकी इनकम जो होगी वो इंक्रीज होगी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, उसका उत्पादकता अधिक हो जाएगी और लोगों के बीच में जो ग्रामीण और शहरों के बीच में जो अंतर है वो कम हो जाएगा। इनोवेशन, सोशल मीडिया और एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन सिस्टम डिलीवर इन द नेट मार्केटिंग, ये सारे के सारे मेथड हैं जिनके द्वारा ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। जैसे आप सोशल नेटवर्किंग साइट होते हैं, जैसे कि ऑरकुट होता है, फेसबुक होता है, ठीक है, माई स्पेस होता है, गूगल प्लस होते हैं, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी सोशल नेटवर्किंग साइट होती हैं। ब्लॉग एंड व्लॉग की बात करें तो ये ब्लॉगर होते हैं, वर्डप्रेस पर बनाया जाता है। माइक्रो ब्लॉग की बात करें तो ट्विटर होता है, इंस्टाग्राम वगैरह होता है। कोलैबोरेट प्रोजेक्ट की बात करें तो विकीज होते हैं और सोशल बुक मार्किंग की बात करें तो डेलिशियस एंड ब्लैंकेट्स वगैरह होती हैं। तो ये सब जानते हैं स्टूडेंट, आप इनके सब के बारे में आपको पता है, सोशल मीडिया के बारे में आपको पता। अब क्वेश्चन आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में सबसे पहले देखने को मिलेगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 110%। इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, 10 नंबर का है ये। प्रसार शिक्षा से आप क्या समझते हैं? प्रसार शिक्षा के उद्देश्य और उसके सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन होता है, एक्सटेंशन एजुकेशन जो होता है, एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या होता है कि जब कोई चीज़ हम सीख लेते हैं किसी एजुकेशन के माध्यम से और लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, यानी कि लोगों तक डिलीवर करते हैं, तो उसे एक्सटेंशन एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसको देखेंगे आगे और इसके उद्देश्य भी देखेंगे और सिद्धांत भी देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन है इसमें। एक तो डेफिनेशन है, एक इसका ऑब्जेक्टिव है और तीसरा इसका प्रिंसिपल है। तीनों क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बता रहा हूँ। 10 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, इसे पढ़ लेना अच्छे से खूब। एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करें तो डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर लिखी है। एक्सटेंशन एजुकेशन इज ए अप्लाइड साइंस कंसिस्टिंग ऑफ द कंटेंट ड्राइव्ड फ्रॉम द रिसर्च accumulated field experience and relevant principles drawn from a behavior science synthesis with useful technology into the body of philosophy, प्रिंसिपल, कंटेंट एंड द मेथड ऑफ द फोकस। तो ये सब चीज़ें हैं एक्सटेंशन एजुकेशन। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आपको मैं इसकी डेफिनेशन देखो, एक्सटेंशन एजुकेशन तो ये इतना लिखा हुआ है डेफिनेशन, बहुत सारे लोग अलग लिखते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन एक वर्क आउट ऑफ स्कूल सिस्टम एजुकेशन विच अडल्ट एंड यंग पीपल लर्न बाय डूइंग। ओके, यानी कि पहले वे सीखते हैं फिर वो करते हैं। इट पार्टनरशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल्स विच प्रोवाइड द सर्विस एजुकेशन डिजाइन टू द मीट द पीपल। ओके, ऐसे डिज़ाइन की जाती हैं जिससे किसानों की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी की जा सके। इट फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल्स। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो है लोगों का विकास करना। ठीक है, एक्सटेंशन इज ए प्रोग्राम एंड द प्रोसेस हेल्पिंग द विलेज पीपल देम सेल्विज इंक्रीज देयर प्रोडक्शन एंड राइज देयर जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ये भी अच्छी डेफिनेशन है। ठीक है, we can define extension is the increase the dimensions of useful knowledge for improving rural life। okay, तो ग्रामीण के जीवन को यानी सुधारने के लिए भी एक्सटेंशन एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं। और बाकी मैं थोड़ा सा और आपको दिखाना चाहूँगा, ये हिंदी में लिखी हुई है। विस्तार शिक्षा, देखो एक्स और टेंशन, एक्सटेंशन लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिला होता है। एक्स का मतलब होता है, एक्स मीन्स होता है आउट, टेंशन मीन्स होता है नॉलेज। आप जब नॉलेज को आउट करते हो या अपना ज्ञान को बाहर पहुंचाते हो, तो लोगों को देने का काम करते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोलते हैं। तो इस बात को समझ लेना, ये लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक्स का मतलब होता है आउट या बाहर, टेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ को डिलीवर करना,
पहुंचाना लोगों तक। तो ये हिंदी में भी डेफिनेशन है, आप बात कर सकते हैं यहाँ पर। विस्तार शिक्षा एक अनुपयुक्त विज्ञान है जिसमें अनुसंधान से प्राप्त वस्तु, ये तो हिंदी में लिखा हुआ है, इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ। बस यही कहना चाहता हूँ, एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब होता है कि लोगों के ज्ञान को बढ़ाना, ग्रामीण लोगों के विकास को डेवलप करना, उनकी मदद करना ताकि वे उत्पादन को अच्छे से बढ़ा सकें, उनको नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, नई नई वैरायटी के बारे में डेवलप करना, लोगों को, किसानों को उनकी सही जानकारी, सही फसल की जानकारी देना, सही समय पर जानकारी देना, ये सब एक्सटेंशन एजुकेशन के काम होते हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात करें तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, किसके लिए, एक किसान के लिए, किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि किसान को नहीं पता है कि कौन सी फसल का उत्पादन हुआ है, कौन सी वैरायटी निकली है, किस टेक्नोलॉजी का विकास अभी फ़िलहाल हुआ है, उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता होता है। वो वही ट्रेडिशनल फार्मिंग की करा होता है, उसको मॉडर्न फार्मिंग के बारे में नहीं पता होता है। तो आप लोग बताएंगे एक्सटेंशन एजुकेशन में कि भाई आप इस तरह कर सकते हो। विस्तार शिक्षा का एक शिक्षक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को उन्नत प्रथाओं के बारे में विश्वसनीय तरीके से ज्ञान प्रदान करना है तथा उन्हें अपनी विशिष्ट स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने में सहायता करना होता है। ये भी डेफिनेशन है, आप इसे भी लिख सकते हैं। विस्तार एक कार्यक्रम है, एक प्रक्रिया है जो गांव के लोगों को समूह को मदद करने, उनके उत्पादन को बढ़ाने, उनके सामान्य जीवन स्तर को सुधार करने में मदद करती है। इसे भी लिख सकते हो आप। बहुत सारी डेफिनेशन हैं, आप कोई भी डेफिनेशन इनमें से कोई भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एक्सटेंशन का मतलब है, अभी मैंने बता रहा था, टेंसियो का मतलब होता है खींचना, एक्स का मतलब होता है बाहर, ठीक है। उस प्रकार शिक्षा जो स्कूल और कॉलेजों की सीमाओं से गांव और खेती तक फैली हुई है, जहां औपचारिक प्रकार की शिक्षा आमतौर पर सीमित होती है। एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग मूलतः संयुक्त राज्य अमेरिका के इस अर्थ में किया जाने लगा है। वेबस्टर डिक्शनरी में दिए गए अर्थ से स्पष्ट है कि यह विश्वविद्यालय की एक शाखा है जो उनके छात्रों के लिए जो विश्वविद्यालय में उचित रूप से उपस्थित नहीं हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये सब चीज़ें आप लोग बात कर सकते हैं। इसका मतलब यही होता है कि आपको अपनी नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है वो पहुंचाए बाहर तक, बस इतने मतलब होता है इसका। बात आती है अब इसके एक्सटेंशन एजुकेशन जो होता है उसके उद्देश्य के बारे में। तो मैंने ये पहले ही बता दिया आपको, पहला जो क्वेश्चन था ना 5 नंबर का भी पूछा गया था, तो ये उद्देश्य भी मैंने डिस्कस किए हैं आपके सामने। तो ये यही उद्देश्य आपको यहाँ पर लिखने हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के, ठीक है। जो अभी मैंने बताए थे ना 5 नंबर के, जो 5 नंबर में था ये एक्सटेंशन एजुकेशन का, वही है, ये भी वही सेम लिखने हैं। देखो वहाँ पर भी 10 और प्लस 5 15 नंबर का तो आ ही गया यहाँ से, ठीक है। तो इसी तरह से आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। पूरा क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हो तो आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी, आप क्वेश्चन कहीं से पूछें, ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन स्टूडेंट, अब इंग्लिश वाले देख लो। एक्सटेंशन एजुकेशन का जो उद्देश्य थे, मैंने अभी 5 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन अभी कराए हैं उसमें ये क्वेश्चन मैंने कराया था अभी आपके सामने, ये वही क्वेश्चन है, वही आपको सेम लिखना था इसमें भी, ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन के उद्देश्य पूछे गए हैं, यहाँ पर भी वे पूछे गए हैं और वहाँ पर भी, ठीक है। तो ये सेम थे जो 5 नंबर के अभी कराए थे ना मैंने पीछे। तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन अभी मैंने कराया था आपको दिखा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन था इसका उद्देश्य वही है जो मैंने अभी कराया, इसका उद्देश्य और ये इसका उद्देश्य सेम है, ठीक है। इनका जो दोनों का उद्देश्य सेम है। एक्सटेंशन एजुकेशन पूछे या एजुकेशन पूछे एक ही मतलब होता है, क्योंकि वो एजुकेशन किस में पूछ रहा है, एक्सटेंशन में पूछ रहा है, तो एक्सटेंशन एजुकेशन के उद्देश्य ज़रूरी है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जाता है। अब ये 10 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। भाई प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट एंड नीड होनी चाहिए, लोगों को दिलचस्प लगना चाहिए, उसकी आवश्यकता होनी चाहिए। ग्रास रूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लोगों का ऑर्गेनाइजेशन का एक रूट होना चाहिए, मूल होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कल्चर चेंज, जो कल्चर चेंज है उसका सिद्धांत होने चाहिए। कल्चर डिफरेंस के सिद्धांत होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन, ठीक है, कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन की भावना लोगों के अंदर होनी चाहिए, इस तरह का कल्चर्स उनके अंदर अपनाना होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइड साइंस द डेमोक्रेटिव अप्रोच, ठीक है, अप्लाइड साइंस और डेमोक्रेटिव अप्रोच के सिद्धांत उसके अंदर होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, उसको सीखे और सिखाए, ये सब उसे होने चाहिए। किसी की ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट के द्वारा उसको सिखाना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ इसको सिखा दे, नहीं, कोई भी आदमी इसको सिखा दे, वही आदमी उसको सिखाएगा एक्सटेंशन के बारे में जो एक्सपर्ट होगा, स्पेशलिस्ट होगा। प्रिंसिपल ऑफ एडोप्टेबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन मेथड, ठीक है,
इसके एजुकेशन जो मेथड्स हैं उसके सिद्धांत होने चाहिए, कैसे उसको अपनाए। फैमिली अप्रोच होनी चाहिए कि किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं हम। संतुष्ट होने चाहिए, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग हेडिंग लिख देते हैं, बहुत ज़रूरी है हेडिंग भी लिख। अब ये हिंदी में है, आप हिंदी में देख सकते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन के सिद्धांत, रुचि और आवश्यकता का सिद्धांत होना चाहिए। ज़मीनी स्तर पर एक संगठन का सिद्धांत होना चाहिए, ज़मीनी स्तर पर। सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत होना चाहिए, सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत होना चाहिए। सहयोग और भागीदारी का सिद्धांत उनके अंदर होना चाहिए, लोग एक दूसरे का सहयोग कर सकें। अनुपयुक्त विज्ञान तथा सिद्धांत के लोकतांत्रिक को दृष्टिकोण उनके अंदर होना चाहिए। सिखाने का सिद्धांत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया, नहीं, उसको करें फिर सिखाएं, तो उसे जल्दी सीख जाता है फार्मर्स। प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत होना चाहिए, वो लोग सिखाएं जो एक्सपर्ट हैं। विस्तार शिक्षण विधियों को अपनाना, योग्यता का सिद्धांत होना चाहिए, लोगों को एक्सटेंशन एजुकेशन की मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए। संपूर्ण परिवार दृष्टिकोण का सिद्धांत होना चाहिए, संतुष्टि का सिद्धांत होना चाहिए। ये सब इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग इसके बारे में नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन ख़त्म होता है 10 नंबर का, आपसे पूछा गया था जो। इस क्वेश्चन की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी, इसके ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया अभी यहाँ जो पढ़ाए थे 5 नंबर के। इसके प्रिंसिपल्स मैंने डिस्कस करे। 10 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। शांति निकेतन के बारे में मैंने आपको बताया, हाँ नीलो खेड़ी योजना के उद्देश्य के बारे में मैंने बताया है आपको। अगर आप इसको दोबारा देखना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं दोबारा से दिखा दूँगा। क्वेश्चन है आपका शांति निकेतन और नीलो खेड़ी योजनाएं हैं उनका उद्देश्य बताना है। तो चलो 10 नंबर में है, बहुत बिजी क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। ये आपकी नीलो खेड़ी प्रयोग एक्सपेरिमेंट है जो आपसे पूछा गया है। देखो भाई, इस योजना में क्या हुआ था स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको छोटा दिख रहा होगा लेकिन मैं इसको बता देता हूँ, एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। जब भारत और पाकिस्तान विस्थापित हुआ, जब भारत और पाकिस्तान बना, तो भारत के लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान के लोग भारत गए। जो आदमी जहाँ जाना चाहता था वो चला गया। तो ऐसे ही हो रहा था। तो उस समय 7,000 लोग जो पाकिस्तान से भारत आए थे। कहाँ से आए थे? पाकिस्तान से भारत में आए। तो भारतवासियों ने उनके लिए क्या किया, 7,000 लोग थे, उन्हें बसाने का काम शुरू किया कि वे लोग यहाँ पर रहने लगे। उसके बसाने के लिए उन्होंने क्या कहा, अब जो अगर कोई किसी के घर आता है या किसी की ज़मीन पर रहता है तो वो बिल्कुल उसको रहने नहीं देता है। ऐसी भावना लोगों के अंदर अब है। भाई भाई आपस में नहीं रहते हैं घर के अंदर। एक मकान अगर है वो 100 गज का प्लॉट है तो उसमें भी लोग आपस में लड़ने के चक्कर में रहते हैं कि मुझे मिल जाए, ये मिल जाए। जबकि 7,000 लोग थे, इनके पास ना तो पैसा था, ना काम था, ना इनके पास रहने का कोई साधन नहीं था। तो जब ये 7,000 लोग भारत में आए तो भारत के वासियों ने इन्होंने बसाने का काम शुरू किया कि ये लोग रहे। इसलिए यहाँ पर एक नीलो खेड़ी के आसपास हैं 100 गाँव को एक इंटीग्रेटेड किया गया, एकीकृत किया गया और इनका निर्माण व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के आसपास किया गया, जहाँ भी ट्रेनिंग या आपको सिखाया जाता है कुछ भी, उसके आसपास इन गाँवों को विस्थापित किया गया था, जिससे ये लोग सीख ले और अपना काम स्टार्ट करे। इस योजना को मजदूर मंजिल भी कहा जाता है। ये कुरुक्षेत्र की बात करें तो 1948 में कुरुक्षेत्र से दिल्ली अम्बाला जो राजमार्ग है 100 एकड़ की दलदली जो भूमि है वहाँ पर ये स्थापित किया गया था। इस योजना को मजदूर मंजिल के नाम से जानते हैं। इसका उद्देश्य आप देखते हैं जो आप लोगों से पूछा है। इसका उद्देश्य क्या था? जीवन की सभी आवश्यकताओं में ग्रामीण एवं शहरी टाउनशिप के लिए आत्मनिर्भरता बनाना था। लोगों के लिए उनके मूल पृष्ठभूमि के अनुसार काम और प्रशिक्षण प्रदान करना था। जो लोग जिस पृष्ठभूमि से बिलोंग करते थे, जैसे मान लो कोई धोबी था तो वो धोबी का काम कर सकता था, जो कोई नाई था बाल काटने का काम कर सकता था। इस तरह से जो भी उनकी पृष्ठभूमि रही होगी उसी के आधार पर उनको ट्रेनिंग दिया गया। बिचौलियों की जांच की जाती थी। जो लोग बीच में खाते थे या किसी भी तरह का उनको परेशान करते थे, उनको बिचौलिए का मतलब होता है कि वही मिडिल मैन, उसको पहचानने का काम, उनको जांचने का काम कि भाई इस योजना में इस तरह का कोई बिचौलिया ना बढ़े। उपभोक्ता और निर्माता के बीच में लेन देन को सक्षम करने के लिए एक ऊर्ध्वाधर क्रम बनाया गया।
एक वर्टिकल कर्व बनाया गया उसमें, ठीक है। लेन देन उसमें कर सकते थे, उसमें बेचने और लेन, यानी कि लेने वाला और बेचने वाला दोनों ही बीच समझते हैं। ये सब कुछ गतिविधियाँ हुई थी, BDO, SEO, VLW, ये सब पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण, विपणन सुविधाएं, मनोरंजन केंद्र, दलदली भूमि में खेती करने योग्य बनाना, 700 एकड़ को सहकारी विपणन देना, पैसा भी दिया जाता था। पैसा कहाँ से लाएंगे भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी से होती थी, छोटे लोगों उद्योग के आधार पर चलाई जाती थी ये। तो ये आप लोगों से पूछा गया है, तो क्वेश्चन का आंसर इतना ही है, यही आपसे पूछा गया है। 5 नंबर, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 नंबर आपसे ये पूछा गया है। 5 नंबर में आपसे शांति निकेतन पूछा गया है। अब इसे इंग्लिश में बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वो देख सकते हैं। इट वाज स्टार्टेड द सेटल दैन द 7,000 डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम द पाकिस्तान, 10 विलेज आर सराउंडिंग, ओके। और दैट इज़ द 1948 10 एकड़, आप सोच सकते हैं दिल्ली अम्बाला हाईवे। दैट इज़ द मजदूर मंजिल प्रोग्राम, दैट इज़ द मजदूर मंजिल, sorry, objective self sufficiency from the rural come urban township in all essential equipment of life, जिनकी सभी आवश्यकताएं उनको दी जाती थी। मेकिंग प्रोविजनल वर्क्स, जो पहले में ट्रेनिंग थी, लोग उनके नेटिव बैकग्राउंड के आधार पर उनको काम दिया जाता था। मिडिल मैन को चेक किया जाता था। इनेबल ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन द कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर, लोगों के बीच में वे काम कर सके, विपणन कर सके, बेच सके, लेने और देने वालों के बीच में एक इनेबल ट्रांजैक्शन की जा सके। पॉलिटेक्निक अचीवमेंट्स, ये सब वहाँ पर डेवलप हुआ। हाउसिंग मार्केटिंग फैसिलिटी डेवलप हुई। मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एंड हॉस्पिटल्स एंड रिक्रिएशन सेंटर्स वहाँ पर डेवलप किए गए। टू मेक द कल्चर्स लैंड 700 एकर्स ऑफ द स्वैम्पी लैंड, यानी कि दलदली भूमि पर। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ डेवलप की गई। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप की गई। दैट इज़ द नीलोखेड़ी एक्सपेरिमेंट। और 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बहुत ही सिंपल तरीके से। इसका आंसर आप सिंपल तरीके से देख सकते थे। श्री निकेतन 1920 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो श्री निकेतन एक 100 किलोमीटर फ्रॉम द कलकत्ता, जो जिसे आप कोलकाता कहते हैं, वेस्ट बंगाल स्टेट से कितनी दूरी पर है, 100 किलोमीटर है। ये एरिया इज ए बैकवर्ड सोशल इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकली हैं। श्री रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट। इसमें क्या था, द प्रोजेक्ट ऑफ विलेज डेवलप इन द एरिया विद द हेल्प ऑफ द सोशोलॉजिस्ट Sri L.M. host Sri Tagore thought that if some villager were developed, okay, यहाँ पर उसका उनका उद्देश्य क्या था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का और श्री L.M. होस्ट का उद्देश्य ये था कि ग्रामीण लोगों को विकास किया
अब आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये इंग्लिश में है। इंग्लिश में कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी की डेफिनेशन ये रही, ए कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ द पर्सन इन सोशल इंट्रैक्शन विद इन द जियोग्राफिकल एरिया एंड हैविंग द वन या मोर एडिशनल कम्युनिटीज। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। एक कम्युनिटी क्या होती है, कंसिस्ट होती हैं, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा बनी होती हैं, और उसमें सामाजिक इंट्रैक्शन होते हैं एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो वह एक समुदाय का काम करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। डेवलपमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट की डेफिनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट द मोमेंट ऑफ डिजाइन द प्रमोट द बेटर लिविंग ऑफ फॉर द होल कम्युनिटी विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इनिशिएटिव ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। डेफिनेशन होती भी बहुत सारी है, इनमें से कोई भी आप लिख लेना। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 2 अक्टूबर 1952 में चला था, ये CDP बोलते हैं इसको, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट के सिद्धांत कौन कौन सी हैं, यहाँ पर लिखा है। संयुक्त राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिषद समुदाय विकास के एक ऐसे सिद्धांत हैं को परिभाषित करने का प्रयास कर दिए हैं। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1, शुरू की जाने वाली गतिविधियाँ समुदाय की बुनियादी ज़रूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। पहली योजना लोगों की व्यक्त ज़रूरतों के जवाब में शुरू की जानी चाहिए। कह रहे हैं कि जो गतिविधियाँ होती हैं ग्रामीण समुदाय में, तो वे उनके जो पीपल्स है, जो ग्रामीण लोग हैं, उनके अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका संबंध उस योजना से होना चाहिए, तभी वो समाज उसको अपनाएगा। दूसरा है, स्थानीय सुधार के प्रत्येक मूलभूत क्षेत्र में असंबंधित प्रयासों के माध्यम से प्राप्त किया जाए। पूर्ण और संतुलित समुदाय विकास के लिए बहुउद्देशीय कार्यक्रम की स्थापना के साथ समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता होनी चाहिए। विकास के प्रारंभिक चरणों के दौरान लोगों को बदलते दृष्टिकोण, सामाजिक परियोजना, भौगोलिक उपलब्धि के समान ही महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिए। समुदाय विकास का उद्देश्य सामुदायिक मामलों में लोगों की बेहतर भागीदारी बढ़ाना, केंद्रीय सरकार के मौजूदा स्वरूप को पुनर्जीवित करना, प्रभावी केंद्रीय प्रशासन की ओर संक्रमण करना, ये सभी यूज होते हैं। 5वां है, किसी भी कार्यक्रम में केंद्रीय नेतृत्व की पहचान, प्रोत्साहन, प्रशिक्षण और बुनियादी उद्देश्य का होना चाहिए। समुदाय परियोजना में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी पर अधिक निर्भरता विकास कार्यक्रम को सशक्त बनाती हुई होनी चाहिए। समुदाय के लिए स्वयं सहायता परियोजनाओं की पूरी तरह से प्रभावी बनाने के लिए सरकार से गहन और व्यापक सहायता की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय विकास कार्यक्रम के अनुसार ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लेना, काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। और है उद्देश्य, भारत में समुदाय के आर्थिक उद्देश्य है, सामाजिक है और लोकतांत्रिक उद्देश्य है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। समुदाय विकास कार्यक्रम के उद्देश्य यहाँ कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है, ग्रामीण शिल्प और उद्योगों में सुधार करना है, न्यूनतम आवश्यकता स्वास्थ्य, ये बच्चों के लिए आवश्यक शिक्षाएं हैं, मनोरंजन सुविधाएं हैं, आवास, पारिवारिक योजना, जीवन व्यवस्था में सुधार है, गांव की महिला और युवाओं के लिए कार्यक्रम उपलब्ध कराना है। तो ये सब चीज़ें सभी सामाजिक से हैं। 5 नंबर का ये क्वेश्चन था, आपको 10 नंबर का क्वेश्चन था, सॉरी, यहाँ से प्रिंसिपल इसके ये रहे, प्रिंसिपल आपके ये रहे, प्रिंसिपल्स आपके ये पूछे गए हैं, सभी प्रिंसिपल्स मैंने बता दिया आपको। ये इसके उद्देश्य हैं, उद्देश्य भी पूछे जा सकते हैं, तो ये इसके उद्देश्य हैं। और बाकी आप इसके कार्यक्रम के कुछ उद्देश्य यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। आप इंग्लिश में स्टूडेंट फिलोसफी यहाँ ये देख सकते हैं, दर्शन है ये, और प्रिंसिपल्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये प्रिंसिपल्स हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका पढ़ लेना आराम से। यहाँ से स्टार्ट होता है और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये उसके बाद 5 के बाद यहाँ पर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ओके। ये ऑब्जेक्टिव है इसके, यहाँ ऑब्जेक्टिव है ये, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है ये। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, डेमोक्रेटिक ग्रोथ, मोर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉमन डेवलपमेंट, इसमें इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इम्प्रूव द, ये सब चीज़ें मैंने बता दी है हिंदी में। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इसके कार्यक्रम नियोजन का सिद्धांत के बारे में बताइए। डिस्कस द मीनिंग द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग प्लानिंग। प्रोग्रामिंग प्लानिंग का सिद्धांत क्या होते हैं? देखो, प्रोग्रामिंग प्लानिंग के सिद्धांत की अगर बात करें, जब कोई भी आप प्रोग्राम स्टार्ट करें,
ठीक है, उसका किस वो फार्मर से रिलेटेड होना चाहिए, फार्मर्स के प्रति वो उसका महत्व होना चाहिए। ठीक है, एक लाइन में मैं दिखा देता हूँ फिर भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके सिद्धांत हैं। विस्तार कार्यक्रम नियोजन की स्थिति तथ्यों के विश्लेषण पर आधारित होनी चाहिए। विस्तार कार्यक्रम के लिए लोगों की रुचि आवश्यकता है, मैंने भी बताया, उनका समाधान आवश्यक है। निश्चित उद्देश्य के आधार पर वो योजना होनी चाहिए। कार्यक्रम नियोजन एक लचीलापन होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई उसमें बहुत ज़्यादा रूल अपना ले जाए, किसी तरह का रूल नहीं अपनाना चाहिए, ज़्यादा कठोर रूल नहीं अपनाने चाहिए। संतुलन पर जोर देना चाहिए, बैलेंस पर जो देना चाहिए। ठीक है, नियोजन प्रक्रिया की एक निश्चित योजना होनी चाहिए, कार्य की एक निश्चित योजना जिसको हम प्लान बोल सकते हैं। सेक्शन प्रक्रिया होना चाहिए, सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, लगातार चलती रहनी चाहिए। सामान्यिक प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, और विस्तार नियोजन के लिए परिणाम में मूल्यांकन जरूरी होता है, इवैल्यूएशन वो ज़रूरी होता है। विस्तार कार्यक्रम नियोजन के मॉडल ये रही, आप इसको मॉडल को देख सकते हैं। नियोजन प्रक्रिया में सिद्धांत, प्रक्रिया, भूमिका, समय, ये सब स्थिति विश्लेषण आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। बाकी बस इतना ही है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बस आज के फिर एक वीडियो में शाम के टाइम लाऊंगा पार्ट 2, आप उसे भी देख लेना, हो सके तो। मैं उसे एक वीडियो को रिलीज़ करूँगा 5 बजे के बाद, तो हो सकता है कि वो उससे भी क्वेश्चन आए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ आपको, फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, ये फॉर्मल एजुकेशन, देखो जो इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, क्वेश्चन याद कर लेना। फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, जैसे आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो, एक फॉर्मल एजुकेशन है जो किसी सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है। इनफॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होता है जिसमें किसी तरह का कोई सिस्टमेटिक तरीका अपना नहीं जाता है। ठीक है, इसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा, फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा क्या होता है और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़रूर पढ़ के जाइएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है।